So before starting our chapter, we should know the concept of valuation of different terms. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूएशन हमने कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। वैसे तो वैल्यू का आपको पता है कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर देखा, हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हमारे टाइम पीरियड इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे ग्रेजुअली आपकी मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है। यहाँ पर हम वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अपनी कंपनी के लिहाज से कुछ। तो सबसे पहले जो अगर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखा जाए, तो हम देखेंगे लिक्विडेशन वैल्यू वर्सेस गोइंग कंसर्न वैल्यू। ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, लिक्विडेशन वैल्यू एंड गोइंग कंसर्न वैल्यू। अब किसकी लिक्विडेशन वैल्यू एंड गोइंग कंसर्न वैल्यू? किसी भी कंपनी की, ठीक है। एक कंपनी की हम लिक्विडेशन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाए। आपने लॉ पढ़ा होगा और लॉ में ये देखा होगा कि कंपनी को लिक्विडेट करने का मतलब होता है कंपनी को बंद कर देना, ठीक है, कंपनी को डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व करने का मतलब, ख़त्म करने का मतलब, लिक्विडेट करने का मतलब एक ही होता है। जब हम कंपनी को ख़त्म कर देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज ऑफ का भी यही मतलब है, डिस्पोज ऑफ करना या फिर डिसॉल्व करना, कि कंपनी को हम बंद कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब हम कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको सेल कर दिया जाता है। कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनको उनका कैपिटल वापस कर दिया जाता है, क्रेडिटर्स को उनके क्लेम्स पूरे कर दिए जाते हैं। तो जो वैल्यू बनती है सारे एसेट्स को सोल्व करने के बाद, कंपनी के जब सारे एसेट सेल कर दिए जाएँ, तो जो भी वैल्यू बनती है उसको आप क्या कहते हैं? लिक्विडेशन वैल्यू। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाती है गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू, गोइंग कंसर्न के नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये एक अजम्पशन होती है, इसका हमें कंफर्म कुछ नहीं होता, इसकी इसमें सिर्फ हमने अज्यूम करना होता है। अज्यूम ही हम क्या करते हैं कि कंपनी विल बी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग। मतलब कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी, कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम, इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक जो है वो कंपनी क्या है? गोइंग कंसर्न रहेगी, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करती रहेगी। मीन्स कंपनी कभी डिसॉल्व नहीं होगी। अपकमिंग फ्यूचर की बात कर लें, हम ये नहीं कह सकते कि कब तक कंपनी चलती रहेगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द कंपनी मूव्स ऑन एंड कंपनी ऑपरेट्स इन नियर फ्यूचर, कि अपने सारे एसेट्स को, अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करती रहेगी। तो जो अमाउंट ऑफ फर्म जो कि गोइंग कंसर्न के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी सिंपल क्या होती है? जब आप अपने एसेट को सेल करते हैं और जो भी आपकी वैल्यू बनती है, ठीक है। लिक्विडेशन में तो आप अपने एसेट को सोल्ड आउट कर देंगे ना, मतलब कंपनी को ही खत्म कर दिया। लेकिन गोइंग कंसर्न में जो आपके ऑपरेशन से आपके पास पैसा आ रहा होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो गोइंग कंसर्न में यही होगा कि जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपने डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उससे जो भी आपका कैश फ्लोज जनरेट होंगे, मतलब पैसा आपकी कंपनी में आएगा, वो आपकी गोइंग कंसर्न वैल्यू कहलाती है। जो दूसरा वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आप किसकी कैलकुलेट करेंगे? शेयर्स की। पहले हमने जो गोइंग कंसर्न वैल्यू देखी थी वो किसकी थी? किसी भी कंपनी की हम देख रहे थे। यहाँ पर जो बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू हम देखेंगे वो किनकी होगी? आपके शेयर्स की, जिनको आप एफएम की लैंग्वेज में स्टॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम देखते हैं, बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट इससे पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ। किसी भी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट में, जो एक शेयर की प्राइस लिखी होती है उसको आप क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, ठीक है। जिस प्राइस पर आपने शेयर्स को इशू किया होता है, हम कहते हैं हमारे इतने शेयर्स हैं एट ₹10। एक शेयर की जो प्राइस आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे मेंशन की होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? बुक वैल्यू कहलाती है। तो आप बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कंपनी के हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं, उनमें से अगर हम उनकी डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है? बुक वैल्यू, ठीक है। अगर हम स्टॉक्स के हवाले से देखें, तो जो पार वैल्यू आपकी मेंशन्ड होती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो उसकी क्या बन गई? बुक वैल्यू। अगर हम एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एसेट्स की बुक वैल्यू क्या कहलाती है? जब हम टोटल एसेट्स में से उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो इकट्ठी की हुई डेप्रिसिएशन होती है, उसको लेस कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाती है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आ जाती है, ठीक है। हम बुक वैल्यू पहले शेयर्स की देखी, फिर हमने बुक वैल्यू एसेट्स की देखी, अब हम देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी।
बुक वैल्यू ऑफ कंपनी बताती हूँ आपको। हम कंपनी की भी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था सिंपल, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लायबिलिटीज़ और एसेट साइड को हम कंप्लीट कैसे करते हैं? एसेट साइड पे हमारे पास करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? टोटल एसेट्स। लायबिलिटीज़ साइड जो होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, डेट एंड इक्विटी। ये चीज़ मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लायबिलिटी साइड पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, डेट एंड इक्विटी। टोटल डेट में आपकी करंट लाइबिलिटीज़ प्लस फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, जिनको आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं, वो सारी आती हैं, और उसके साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी भी गर्ल्स 2 तरह की होती है, जो चीज़ मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, वही इक्विटी आपके कैपिटल को ही कहते हैं ना, शेयर्स को कहते हैं। तो आपकी कॉमन इक्विटी यानी कि कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स या फिर प्रेफर्ड स्टॉक, आपकी दोनों इक्विटी, दोनों को ऐड करने के बाद आपकी ऑनर्स इक्विटी बनती है, और साथ में हम इसमें अपने रिजर्व्स ऐड कर देते हैं। उन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। मैं आपको बताने ये लगी थी कि हम कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप अपने टोटल एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज प्लस प्रेफर्ड स्टॉक को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कंपनीज वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैंने CV लिखा है, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इसको आप कहते हैं। जब आप अपने टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल लाइबिलिटीज और प्रेफर्ड स्टॉक को लेस करेंगे, तो आपके पास कंपनी की वैल्यू बन जाएगी। मतलब पीछे बचेगा क्या? आपकी कॉमन इक्विटी प्लस आपके रिजर्व, इन दोनों को मिलाकर आपकी क्या बन जाती है? कंपनी की बुक वैल्यू। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दूसरा वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ बुक वैल्यू को कंसिडर किया। बुक वैल्यू ऑफ कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हमने सब देखे। उसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वो है मार्केट वैल्यू। बेसिकली मार्केट वैल्यू सिंपल सी चीज़ है, जो कि किसी भी एसेट की, किसी भी स्टॉक की, किसी भी चीज़ की जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है, जिस प्राइस पर हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो उसकी मार्केट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बुक है, मैंने जितनी मर्जी की परचेज़ की हो, जब मैं इसको सेल करने निकलूँगी तो 1-2 बंदों से पूछूँगी, वो कहेंगे कि हम आपको इस बुक का जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50 देते हैं या ₹100 देते हैं, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? मार्केट वैल्यू। ठीक है? तो ये असर्टेनेबल होती है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आप इस तरह से देख सकते हो। तीसरी वैल्यूएशन जिसकी हम कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंस हम देखेंगे, वो है मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिस्टिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी चीज़ की जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है उसको आप क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने समझना है वो क्या है? इंट्रिस्टिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी शेयर की बेसिकली वो वाली वैल्यू होती है जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स इसको आप कह सकते हो इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, जो कि हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सारे फैक्टर्स को देखते हुए फिर अप्रोप्रिएट प्राइस सिलेक्ट करते हैं किसी भी एसेट की, किसी भी स्टॉक की, वो उसकी क्या कहलाती है? इंस्ट्रिक्टिव वैल्यू। ठीक है, कोई भी जो हमारी एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी होती है, एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी मतलब जो कि पूरी मार्केट में ट्रेड की जाती है, कभी बाई की जाती है, कभी सेल की जाती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इंस्ट्रिक्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है उसकी, जो उसकी एक्चुअल में वर्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्रू आउट द बुक हम इस चैप्टर में जहाँ पर भी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ गर्ल्स, सिक्योरिटी आपके शेयर्स भी होते हैं, आपके बॉन्ड्स भी होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि आपने परचेज किया होता है वो आपकी क्या बन जाती है? सिक्योरिटी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी सिक्योरिटी जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी हमने कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी डेफिनेशन पूछी जाए इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो आप ये सिंपल कह सकते हो, प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी दैट शुड बी हैव, जो प्राइस उसकी होनी चाहिए वो उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू कहलाती है। सारे रीजनेबल फैक्टर्स को अपने सामने रखते हुए जो हम एक एसेट की या एक स्टॉक की, एक सिक्योरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, असरटेन करते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? इंट्रिस्टिक वैल्यू।
अभी मैंने कहा कि हमने थ्रू आउट द बुक जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड्स की या किसी भी सिक्योरिटी की, वो उसकी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। उस इंट्रिस्टिक वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? गर्ल्स, अभी आपको मैं एक स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एफएम के लिए नहीं, आपने कहीं पर भी किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, किसी एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप उस सिक्योरिटी, उस एसेट, उस स्टॉक या कोई भी बॉन्ड वगैरह जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदा देने वाला है, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है, उस बेनिफिट की अगर आप आज वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो उसकी वैल्यू के इक्वल होता है। समझ आई मेरी बात? यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, कोई भी स्टॉक, कोई भी बॉन्ड, कोई भी जो है शेयर वगैरह, कोई भी एसेट वगैरह, इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। जो फ्यूचर में उसने कैश फ्लोज जनरेट करने हैं, आप आज उसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वो उस सिक्योरिटी की क्या बन जाएगी? प्राइस बन जाएगी। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मशीन परचेज करना चाहती हूँ। मशीन जो है वो फ्यूचर में उस मशीन से जो मैं प्रोडक्ट्स पर बनाऊंगी, प्रोड्यूस करूंगी और सेल करूंगी, तो मुझे फ्यूचर में उसे अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है, फ़ायदा रिसीव होगा। मुझे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो फ्यूचर क्या हो जाएंगे? मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। जो मुझे लगता है कि मैं इस मशीन को परचेज करूंगी तो फ्यूचर में मुझे ये अमाउंट मिल सकती है। अगर मैं उस अमाउंट की आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी, ठीक है। फिर मुझे पता चलेगा कि अगर तो वो फ्यूचर वैल्यू मेरी प्रेजेंट वैल्यू से एक्सीड कर रही है या फिर मेरे फ़ायदे के लिए है, देन मैं उसको चूज़ करूँगा, उस मशीन को परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं उस मशीन को परचेज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है कि किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो आपने, आप कैसे कर सकते हैं? जो फ्यूचर में उसने कैश फ्लोज जनरेट करने हैं, आप आज के दिन पे उसकी क्या कर लें? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो इस फ्रेज से ही आपको पता चल रहा है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं आपको चैप्टर्स में बताती हूँ कि हमने वैल्यूएशन किसकी करनी है। सो गर्ल्स, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। इन सिक्योरिटीज़ में आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके स्टॉक्स या फिर शेयर्स भी हो सकते हैं, कोई एसेट भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की वैल्यूएशन हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। बॉन्ड्स भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, होते हैं, शेयर्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं, और एसेट्स भी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ बन जाती हैं। अब हमने इन सब की क्या करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बॉन्ड्स की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो गर्ल्स, अगर बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैं आपको पहले भी वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ। कोई भी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। इनको हमने इंटरेस्ट पे करना होता है। दीज आर आर क्रेडिटर्स। अगर शेयर्स होते तो हमारे क्या होने थे? ऑनर्स होने थे, और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होना था, ठीक है। तो पहले अभी हमने चूंकि बॉन्ड्स का चैप्टर पढ़ना है तो हम बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ कि ये बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट के इशू करने का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट से, किसी जो भी अथॉराइज्ड बैंक होगा गवर्नमेंट का, उधर से जाकर क्या करते हो? एक पीस ऑफ पेपर परचेज कर लेते हो। उसके उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर उस पेपर की प्राइस, उसका रेट, उसका टाइम मेंशन्ड होता है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जितना भी उसके ऊपर प्राइस लिखी होगी, आप कहते हो कि आज इस बॉन्ड की क्या प्राइस है, आप उस बॉन्ड की प्राइस पे करते हो, वो बॉन्ड परचेज करके अपने पास ले आते हो। वो परचेज करने का, वो पीस ऑफ पेपर परचेज करने का हमें फ़ायदा क्या है? बेनिफिट हमें ये होगा कि उस बॉन्ड के ऊपर, वो जो पीस ऑफ पेपर था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कि हमें रिसीव होना है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसको आप बॉन्ड कहते हो। आप किसी बैंक में जाते हो और एक बॉन्ड परचेज करते हो। उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू लिखी होगी। फेस वैल्यू होती है उसकी प्राइस, जो कि जब वो मिच्योर हो जाएगा, मिच्योर मतलब जब जितने सालों का वो बॉन्ड होगा उसके ऊपर टाइम पीरियड मेंशन होता है। मैक्सिमम जो होता है, जो यूजुअली यूज़ किया जाता है, वो 10 ईयर्स होता है या 30 ईयर्स होता है। इतने सालों का होता है क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म की बात करनी है। और साथ ही साथ उसमें एक कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन्ड होता है। अब वन बाय वन अगर इनकी बात की जाए तो फेस वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी की जो है वो स्टेटेड वैल्यू होती है, जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है, जिस प्राइस पर आपने उसको जो है परचेज करना होता है। कि मैंने आपके सामने फिर से एक बॉन्ड बनाया जिसके ऊपर मैंने उसकी फेस वैल्यू लिख दी। इस तरह से उसके ऊपर उसकी मेंशन होती है वैल्यू जो कि उस बॉन्ड की होती है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा होता है। मैंने कहा वो यूजुअली 10 ईयर्स का हो सकता है या फिर 30 ईयर्स, इन दोनों के दरमियान में आता है टाइम पीरियड, ठीक है। वैल्यू भी लिखी होती है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड भी लिखा होता है, और मैंने आपको कहा था एक कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है। और गर्ल्स, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं 10% है, ठीक है। जो भी आप एनुअली पे करेंगे उस पर्सन को, वो आपका क्या होगा, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सेट कि फ़ायदा क्या होगा हमें इस पीस ऑफ पेपर को परचेज करने का। हमने बॉन्ड जाकर परचेज किया, उसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन्ड थी, हम घर ले आए, हमने उसकी एक प्राइस पे की थी। अब हमें इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने पैसे का ये ऊपर फेस वैल्यू होगी ना, उतनी वैल्यू आपको रिसीव हो जाएगी आफ्टर जितना टाइम पीरियड उसके ऊपर मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल जो मेरा बॉन्ड है उसके ऊपर टाइम पीरियड मेंशन्ड था 10 ईयर्स, ठीक है। वैल्यू उसकी 1000 थी, जो उसके ऊपर मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो 10 ईयर्स है, और जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है वो 10% है। उस केस में होगा क्या, मैंने उसकी एक प्राइस पे की होगी, मैं उसको जब घर लेकर आऊँगी 10 साल बाद मुझे जो अमाउंट उसकी रिसीव होगी, 10 साल बाद मैं क्या करूँगी, वो कूपन जो होगा मेरे पास, सॉरी, जो पीस ऑफ पेपर मेरे पास होगा बॉन्ड का, वो जाकर मैं बैंक में वापस करूँगी और मुझे ये 1000 वापस रिसीव हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि इतने सालों के लिए मेरा पैसा जो है वो सेव रहेगा किसी भी लॉकर में कह लें, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा और भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर मेंशन होता है ना, उस रेट के अकॉर्डिंग हर साल जो है एक इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होती है, जिसको आप कैश फ्लो कह सकते हैं। 10 सालों तक मुझे इसका 10% रिसीव होता रहेगा। 1000 का अगर 10% लें तो वो 100 आता है। मतलब फॉर द ईयर 1 टिल 10 मुझे 100 भी रिसीव होगा। 10 सालों तक हर साल मुझे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ रिसीव होता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टाइम पीरियड, मतलब 10वें साल में मुझे 1000 भी मिल जाएगा। समझ आ रही है? बॉन्ड इस तरह से काम करते हैं। तो अगर मैं दूसरे वर्ड्स में इसको लिखूँ, ऐसे देख लेते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू जो के ऊपर मेंशन्ड थी, जो उसकी फेस वैल्यू थी, इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू भी कह लेते हैं। इसको पार वैल्यू भी कहा जाता है गर्ल्स। फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, पार वैल्यू एक ही चीज़ें हैं। वो कितनी थी उसके ऊपर मेंशन्ड, $1000। जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके मेंशन था, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मुझे हर साल इंटरेस्ट रिसीव होना है, वो कितना है, 10%। अगर मैं 1000 का 10% लूँ तो एनुअली जो मुझे अमाउंट रिसीव होनी है वो कितनी आ जाएगी, जो एनुअल इंटरेस्ट रिसीव होना है वो हो जाएगा 100, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि जो मुझे एनुअल इंटरेस्ट रिसीव होना है, 1000 का 10% है, मतलब $100 है। और टाइम पीरियड कितना है, फॉर ये जो कैश फ्लोज मुझे रिसीव होते रहेंगे वो 10 ईयर्स हैं। इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 साल है। 10 साल बाद मैं बॉन्ड वापस करूँगी और अपना जो इसके ऊपर जो फेस वैल्यू, जो पार्ट वैल्यू लिखी होगी वो मुझे मिल जाएगी। मैंने नीचे जो है वो कैश फ्लोज बनाए हैं आपके सामने। आप टाइम लाइन पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। ईयर 1 के एंड पर भी मुझे ये रिसीव होगा, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, 6, 7, 8, 9। जब मैं 10th ईयर पर पहुंचूंगी मुझे 1000 जो है वो 100 रिसीव होगा इंटरेस्ट का, और साथ ही साथ मुझे उसकी पार वैल्यू, जो फेस वैल्यू, जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी, वो भी रिसीव हो जाएगी। तो ये सारे आपके कैश फ्लोज हो गए। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसको जब परचेज करने जाऊंगा तो उसकी प्राइस कितनी पे करूंगा। बात की समझ आ रही है
कि मैंने जो भी इस बॉन्ड को परचेज करना है ताकि मुझे फ्यूचर में ये सारी अमाउंट रिसीव होती रहें, उस बॉन्ड के एक्सचेंज में मैं कितने आज पैसे पे करूं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जो हमने आज पे करनी है ये सारी अमाउंट्स को रिसीव करने के लिए, वो हमने इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी है। इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड। वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही बात जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की थी। द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। ये उसके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं जो कि हमें 10 सालों तक रिसीव होते रहेंगे। हमने इनकी अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हम उस सिक्योरिटी की, इस बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगेंगे तो किस रेट पर करेंगे। आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो है उसमें हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, एक फ्यूचर वैल्यू चाहिए होती है, और हमें कैश फ्लोज एनविटी लगेगा ना इधर फॉर्मूला, क्योंकि आपको मल्टीपल ईयर्स के लिए, क्योंकि ये कैश फ्लोज हैं, सिंगल अमाउंट नहीं है, तो एनविटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो भेजी थी जिसमें हमने नॉमिनल एंड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है वो है कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कह दिया स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बॉन्ड के ऊपर मेंशन्ड होता है। अब इसका नाम कूपन क्यों रखा गया था, जब फर्स्ट टाइम बॉन्ड्स इशू किए गए थे तो वो डिटैचेबल्स थे। डिटैचेबल मतलब जैसे कि आपके बिल के नीचे वाला हिस्सा डिटैच करके आप जब बिल पे करने जाते हो तो नीचे वाला हिस्सा उतार लिया जाता है ना, तो ऐसी कोई भी पीस ऑफ पेपर होता था जिसमें से कूपन का जो हिस्सा होता था ना उसको उतार लिया जाता था, अलग कर लिया जाता था उस पीस ऑफ पेपर को, इसलिए वो कूपन बन जाता था। आप जाकर बैंक में वो कूपन दिखाते थे, तभी आपको उस बॉन्ड का हर साल जो एनुअल अमाउंट रिसीव होनी थी इंटरेस्ट की वो रिसीव होती थी। अदरवाइज आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्योंकि वो उस बॉन्ड के ऊपर अलग से एक कूपन बना होता था, डिटैचेबल होता था, इसलिए इनका नाम कूपन रख दिया गया था, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो कि बॉन्ड होल्डर्स को हर साल रिसीव होना होता है। ठीक है, और रिसीव किस पर होता है, जो उसके ऊपर फेस वैल्यू या पार वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू मेंशन होती है उसका जितने भी परसेंट होगा वो रिसीव होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि प्रेजेंट वैल्यू हमने किस रेट पर कैलकुलेट करनी है, वो हम करेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे यूज़ करते हैं। गर्ल्स एज यू नो कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, तो दोनों वर्ड्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस रेट की बात कर रही हूँ। नॉमिनल एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। मैंने जो आपको पीछे लेक्चर सेंड किया था उसमें आपने देखा था कि हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को R1 से इज इक्वल टू आर स्टैरिक प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। ऐसा ही है, ये फॉर्मूला था जिसमें ये वाला पोर्शन होता है रिस्क फ्री का, जिसमें बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, और ये होता है रिस्क प्रीमियम का। मैंने आपको कहा कि हमने जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ होगा वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमने कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि जो नॉमिनल या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें दोनों फैक्टर्स जो कि जनरली रियल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, इन्फ्लेशन भी और रिस्क भी, दोनों को कंसिडर करके फिर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने, क्योंकि हर बॉन्ड की रिस्क वैल्यू डिफरेंट होती है, हर बॉन्ड का रिस्क डिफरेंट होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज करते हो तो उसमें रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि गवर्नमेंट ने मुझे पैसा पे करना ही करना है। गवर्नमेंट चाहे चेंज हो भी जाए फिर भी वो बॉन्ड गवर्नमेंट का ही रहेगा और मुझे पैसा वहाँ से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बॉन्ड्स का रिस्क ज़्यादा होता है, मतलब किसी कंपनी के अगर बॉन्ड्स हैं, किसी कॉरपोरेशन के अगर बॉन्ड्स हैं और वो कंपनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही तो उसका रिस्क ज़्यादा हो गया। तो इसलिए चूंकि बॉन्ड्स का रिस्क जो है वो चेंज होता है, इसलिए हर किसी बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो भी क्या है, चेंज होता है। ठीक है, और हमने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, वो हम किस पर करते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है। क्योंकि हमने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स करनी है और हम सबसे ईजीएस्ट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं जिसकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इजी होती है, उसका नाम है परपेचुअल बॉन्ड्स।
गर्ल्स इसमें हमने परपेचुटी, इससे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में परपेचुटी कैलकुलेट की थी। अगर आपको वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फार्मूला याद हो तो हम सिंपल क्या करते थे, अपने कैश फ्लोज को डिवाइड कर देते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपके पास परपेचुटी की वैल्यू आ जाती थी। मैंने बताया था आपको कि जब आपको टाइम पीरियड कंफर्म नहीं होता, जब आपको जो कैश फ्लोज रिसीव होने हैं उनका एन नहीं पता, वो इन्फिनिटी है, मीन्स आप नहीं बता सकते कि आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 साल तक आपको अमाउंट रिसीव होगी। मीन्स टाइम पीरियड जो है जब इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपका वो अमाउंट क्या हो जाती है, एंड टाइम पीरियड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी में कन्वर्ट। हम तब जो भी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, परपेचुटी के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्टिन्यूअस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम परपेचुअल बॉन्ड्स इसलिए स्टार्ट किए हैं कि सबसे ईजिएस्ट फार्मूला और सबसे ईजिएस्ट कैलकुलेशन इसी की है, और चूंकि आप पहले परपेचुअली पढ़ चुके हो तो मुझे इनको समझाना आपको ईजी होगा। परपेचुअल बॉन्ड्स वैसे होते बहुत रेयर हैं, कहीं 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 और को बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस इनको इशू करती हैं, जिसमें आप बॉन्ड परचेज करते हैं जिसकी मैच्योरिटी ऊपर मेंशन नहीं है। इस बॉन्ड के ऊपर आपका फेस वैल्यू जो है, मैच्योरिटी वैल्यू जिसको आप मैंने कहा था, वो भी मेंशन नहीं होती। जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो भी मेंशन नहीं होता। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, और जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी बताई जाती है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो कितनी करनी है। मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग परपेचुअल बॉन्ड की मैं शक्ल बनाऊं तो ये होगा कि उसके ऊपर जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो ये लिखी होगी फॉर एग्जांपल, और जो कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन होगा वो ये। मींस अगर हम ये देखें कि जो एनुअली आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो कितनी हो जाती है, 1000 का 10% अगर आप ले लेते हैं तो वो बन जाता है $100। मींस जो आपने इंटरेस्ट की एनुअल पेमेंट रिसीव करनी है वो थ्रू आउट द टाइम करनी है, इन्फिनिटी तक करनी है। ठीक है, आपको मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है, उस केस में हम इस इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो है मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लोज की जो फ्यूचर में आपको रिसीव होने हैं, अगर आप आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपको उस बॉन्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज तो पता चल गए, लेकिन ये नहीं पता कि कितने सालों के लिए हैं, इसलिए आप परपेचुटी का फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरी चीज आ जाती है कि आप इसको डिस्काउंट किस रेट पर करोगे। इस अमाउंट को आपने जो डिस्काउंट करना है, हमने कहा था कि फ्यूचर कैश फ्लोज की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप रेट कौन सा यूज करोगे, जो भी प्रीवियसली मैंने आपको बताया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट जो कि इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे आपके उस बॉन्ड के ऊपर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो बताएगा कि एक कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो इन्वेस्टर्स जो भी रिक्वायर्ड करेंगे उसी पर आप इनकी क्या करोगे, डिस्काउंटिंग करोगे। डिस्काउंटिंग का बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था कि परपेचुअल बॉन्ड बहुत रेयर होते हैं। इनको फर्स्ट टाइम इशू जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था, और जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम जो बॉन्ड इशू किए थे उनका नाम था कंसोल। ठीक है, ये परपेचुअल बॉन्ड की सबसे बड़ी एग्जांपल है। कंसोल नाम से जो है परपेचुअल बॉन्ड्स फर्स्ट टाइम इशू किए गए थे, जिसकी कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं था। मतलब आज आप परचेज कर लें, आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक परपेचुअल बॉन्ड का नाम है, एक एग्जांपल है, वो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं परपेचुअल बॉन्ड की कैलकुलेशन की तरफ। सिंपल वही बात, फ्यूचर कैश फ्लोज की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको ये पता है कि आपको हर साल जो अमाउंट रिसीव होनी है इंटरेस्ट की, जो अभी हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी गर्ल्स, $100। ठीक है, जो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जिसको आप जो है चैप्टर नंबर 5 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैश फ्लोज कहते आए हो, पेमेंट्स कहते आए हो, यहाँ पर क्या होगी, आई के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। वो कितनी है, $100, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू जो है वो 1000 थी, और जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था, 10% था। ठीक है, अब फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो परपेचुटी का, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड कर देंगे वही फैक्टर 1 + r रेज टू पावर 1 पहले साल की, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 आई है ये, डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 2। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक i डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू पावर इन्फिनिटी।
ठीक है, हम इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो इस तरह हम एक एक नहीं कर सकते। हमने यही देखा था चैप्टर नंबर 5 में कि हम इस फार्मूला को एक्यूमुलेट करके एक कंसोलिडेटेड फार्मूला बना सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय आर, सिंपल नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपकी 1 साल की एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है उसको अगर आप डिवाइड कर दो आर के साथ तो आप क्या क्या बन जाएगा, परपेचुअल बॉन्ड की कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक परपेचुअल बॉन्ड परचेज करते हो जिसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि आपको हर साल जो एनुअल पेमेंट रिसीव होगी वो $50 की होगी, और मतलब ये जो आई है आपका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको रिसीव होनी है। और दूसरी चीज़ वो आपको बताता है कि जो इन्वेस्टर्स इस वाले बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट रिक्वायर कर रहे हैं जो आपका आर होगा वो फॉर एग्जांपल वो 12% है, ठीक है। तो आप परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, $50 को डिवाइड कर दोगे 12% से, सॉरी 0.12 आता है, ठीक है। जब आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा $416.67। मीन्स आप आज इस बॉन्ड के लिए इतना पे करोगे तो फ्यूचर में जाकर आपको आने वाले सालों में इन्फिनिटी तक $50 जो है वो रिसीव होता रहेगा। ये आप आज पे करोगे देन आपको ये रिसीव होगा, ठीक है। तो परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यूएशन सबसे ईजीएस्ट थी इसलिए सबसे पहले करवाई है। नेक्स्ट आपके पास वो वाले बॉन्ड्स आ जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी फाइनाइट होती है, मतलब महदूद होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। मतलब फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है कि बॉन्ड विद मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 50 ईयर्स, 30 ईयर्स, मतलब जब आपको एन गिवन होगा, ठीक है, एन गिवन होगा तब आपकी जो मैच्योरिटी है वो फाइनाइट होगी। उस केस में आपकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होगी। बात वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज रिसीव होने हैं सिर्फ वही नहीं रिसीव करने। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो कैश फ्लोज रिसीव करते हो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपने उसकी एक मैच्योरिटी वैल्यू भी रिसीव करनी होती है, तो हमने उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये आपके बुक से एक एग्जांपल ली है मैंने, पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम है 6.8 है, जिसमें वो कहता है कि टीम सेंशिस है जो कि किसी एक कंपनी है, मिल्स कंपनी, उसके वैल्यू, उसके बॉन्ड्स की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है यहाँ पर कि जब जो उनसे बॉन्ड्स फाइनाइट मैच्योरिटी के साथ होते हैं हमने सिर्फ उनकी इंटरेस्ट पेमेंट को ही कंसिडर नहीं करना होता, बल्कि जो एंड पर मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव होती है उनको भी देखना होता है। वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉन्ड है जिसके ऊपर जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन्ड है 10%, जो उसकी पार वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर एम लिख रही हूँ वो है $1000, ठीक है। और जो उसका एंड टाइम पीरियड, मैच्योरिटी टाइम पीरियड गिवन है वो कितना है 10 ईयर्स, ठीक है। उस केस में आप ये देखें कि आपको एनुअली जो अमाउंट रिसीव होगी इंटरेस्ट की वो कितनी होगी। जब 1000 का 10% लेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। वही बात, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट आई विल बी इक्वल टू $100। 1000 डिवाइडेड बाई 0.10 आपका आंसर आ जाएगा $100, जो कि आपने आने वाले 10 सालों तक रिसीव करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें इस बुक में तो देखें 2013 में आपने उसको परचेज किया, 2022 तक वो आपके पास रहेगा बॉन्ड, ठीक है। उस 10 सालों में हर साल के एंड पर आप $100 रिसीव करते रहेंगे टिल 10th ईयर। 10 सालों तक ही वो आपने अमाउंट को रिसीव करनी है। लेकिन जब आप 10th ईयर में पहुंचते हैं यानी कि ईयर 2022 में, तो आपने एक तो $1000 जो आपकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट थी वो रिसीव करनी है, प्लस 1000 भी रिसीव करना है। ये 1000 है, पिक्चर में क्लिक नहीं हो सका, तो ये आपका 1000 है। चूंकि उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1000 थी तो यहाँ पर जब आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड खत्म होगा ईयर 2022 में, एक तो आप एनुअल इंटरेस्ट रिसीव करोगे प्लस आप उसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी रिसीव करोगे, ठीक है। तो आप हर साल के लिए क्या करते जाओगे, जो आपके
पहले जो 10 साल होंगे उनके लिए आप एन्युटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि हमने कहा फ्यूचर में जो आपको कैश फ्लोज रिसीव होने हैं आज हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। चूंकि आपको 10 सालों तक सेम अमाउंट्स सेम इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स रिसीव होनी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है हमने जो कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फैक्टर लगाकर आप 10 सालों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये जो यहाँ पर 1000 आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी टाइम पीरियड रिसीव होना है, आपने उसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो एक लगेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला, साथ में हम उसमें ऐड कर लेंगे जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। अभी इसका फार्मूला भी आपके सामने बताती हूँ कि हम फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमने परपेचुटी में भी देखा था कि हम वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू, जितने साल हैं आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, ये ऊपर आई है, ठीक है। आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। आप इस तरह करते जाओ और जब तक आपका टाइम पीरियड है यहाँ पर, तो आपकी मैच्योरिटी फाइनाइट है ना, और मैंने जो एग्जांपल ली थी उसमें एन आपके पास कितना है, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक आप ये लगाओगे, एक तो ये अमाउंट है, ये आई है, ठीक है। एक तो ये वाला फैक्टर है जो कि 10 सालों तक आपको एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होनी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आपकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपको जो बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू लिखी होती है वो भी वापस मिल जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा वो मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको रिसीव होनी है। वो मैच्योरिटी वैल्यू की भी तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, एन कितना है हमारे पास, 10 ईयर्स है, ठीक है, क्योंकि 10वें साल के एंड पर आपने वो अमाउंट रिसीव करनी है। तो आप हर साल के लिए अलग अलग एक फार्मूला लगा सकते हो, या फिर हम इन सब को इकट्ठा करके भी एक फार्मूला बना सकते हैं। अगर मैं इन सब को समराइज करती हूँ, ये जो साइन है आपके पास ये सम का होता है, मैथमेटिकल साइन है, इसको कहते हैं सम। सब को इकट्ठा जब करके लिख दिया जाता है, सम ऑफ आई डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। टी मतलब जब तक आपको एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होती रहनी है वो, प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टाइम पीरियड रिसीव होनी है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। चूंकि ये वाली कैश स्ट्रीम डिफरेंट है, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल में दिखाया था कि हर साल आपको 100 रिसीव हो रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 मतलब जब आपकी मैच्योरिटी होनी थी तो आपको एक जो $1000 है वो एडिशनल मिलना था, वही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है जो कि आपको एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मिलती है। पर पैस्ट्री में तो ये था ना कि टाइम का पता ही नहीं था कि कब खत्म होना है, तब आपको ये वाली वैल्यू मिलती ही नहीं है, ठीक है। तब आपको नहीं पता होता कि मुझे मेरा बॉन्ड कब मैच्योर होगा और कब आपको मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव होगी, इसलिए हमने उस वाले फॉर्मूला में इस वाले फैक्टर को कंसिडर ही नहीं किया था। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि फाइनल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी आएगा। इस फॉर्मूला को मैं और समराइज करके लिख सकती हूँ कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ऐसे ही है ना गर्ल्स, जो प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी है उसको आपने अपने कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आप उसको डिवाइड नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइड होकर आया होता है, ठीक है। तो आई मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ पर आप एन्युटी का फैक्टर लगवाएंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो और साथ में एन आ जाएंगे आपके, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करना है। तो किसी भी बॉन्ड की वैल्यू को जिसकी मैच्योरिटी फाइनाइट हो, आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जिसको आपने कंपाउंड डिस्काउंट करना है एट द रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और जो भी टाइम पीरियड गिवन होगा वो, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। यहाँ पे एन्युटी का फैक्टर नहीं लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा और एन आपके पास 10 ईयर्स होंगे। जो हमारे पास गिवन एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताया कि आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 10% है, आपको एनुअल पेमेंट जो है वो 100 की रिसीव हो रही है। अगर हम उन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करें, चूंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपकी वो $100 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी
जिसका टाइम जो है प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट, फैक्टर ऑफ एन्युटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, यही कंसिडर कर लेते हैं कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास 10% है, तो नीचे मैं मेंशन कर दूंगी 10%, एन आपके पास होंगे 10 प्लस जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो आपकी 1000 है, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। यहाँ पर आप एनविटी यूज़ नहीं करोगे। दोनों की वैल्यूज़ जो है टेबल से देखने के बाद मैं आपको बताती हूँ। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी जब हम 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखेंगे और आपके पास जो एन है वो भी 10 होगा, तो वैल्यू आपके पास आएगी 6.14457 प्लस जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू को हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू सिंपल वाले टेबल में से जब आप एन 10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 लेकर देखोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.38554। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर ऐड कर देंगे। बाकी पोर्शन ये मैं ऊपर कर रही हूँ। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 614.457। तो 457 को मैं 614.5 ही लिख रही हूँ, राउंड ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। ऐड कर देंगे जब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.38554 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 385.5। आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 गर्ल्स। पता है क्यों? अभी मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी 1000 है और जो आप आज पे करने के लिए रेडी होगे वो भी कितनी है, $1000। मतलब आज अगर आप 1000 पे करते हो और फ्यूचर में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% रिसीव होता रहता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 10 आपको 1000 रिसीव होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वायबल होगी, प्रॉफिटेबल होगी, फिजिबल होगी, ठीक है। मीन्स आपको ये बॉन्ड परचेज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैच्योरिटी वैल्यू भी 1000 है और जो आपकी आज वैल्यू आई है वो भी 1000 है। वो क्यों इक्वल है, ये चीज़ अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है हमारे इन्वेस्टर्स वो रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा होगा उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, जितनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी उतनी वो कम प्राइस पे करेंगे उस बॉन्ड को परचेज करने में। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिमांड ये करते हैं कि उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा हो, ठीक है, और जो कूपन रेट है वो कम हो। ये इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी डिस्काउंटिंग ज़्यादा होगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कम आएगा, मींस उनको कम प्राइस पे करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है और जो आपकी वैल्यू है बॉन्ड की, उनके दरमियान में एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा कि व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज़्यादा होता है और जो हमारा कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है, तो जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो हमारी फेस वैल्यू से ज़्यादा आती है, ठीक है। वैल्यू विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वी का वो हमारे जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगा। तो ये पहली कंडीशन है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो और कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो हमारी जो वैल्यू जो आंसर आएगा वो ग्रेटर होगा हमारी फेस वैल्यू से। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो और जो हमारा कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो, तब जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो आपका फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आएगा विल बी लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो और कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू आएगी वो फेस वैल्यू से कम आएगी। मतलब अगर आपकी बॉन्ड की वैल्यू 1000 है तो उससे कम आपका आंसर आएगा, ठीक है।
थर्ड कंडीशन है हमारे पास, जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल हो जाए कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो इक्वल हो जाती है मैच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू वही होती है ना जिसको हम पार वैल्यू या फिर जो भी उसके ऊपर मेंशन्ड होती है बॉन्ड के ऊपर, वो वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने जितनी भी एग्जांपल ली उसमें 1000 थी, तो उसका आंसर हमारी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के इक्वल हो जाता है जब रिक्वायर्ड रिटर्न और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो। जब भी प्रीवियसली हमने एग्जांपल देखी, मैंने आपको कहा था कि उसका रिक्वायर्ड रिटर्न भी 10% है और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने वो भी 10% रखा था। इसीलिए जो आंसर है वो दोनों विच वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी और मैच्योरिटी वैल्यू भी 1000 एंड 1000 थी, ठीक है, इसलिए दोनों का आंसर सेम था। तो हमेशा आपने याद रखना है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो आपकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है उसका रिलेशनशिप जो है वो एक जैसा होता है। गर्ल्स, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड आपके पास जो हो सकती है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, और ये लास्ट टाइप हो सकती है जो कि आपको वो पेपर में दे सकते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसके ऊपर आपको कोई कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमने पहले परपेचुअल बॉन्ड्स पढ़े थे जिनके ऊपर एन नहीं गिवन था, मतलब वो इन्फिनिटी था। अब यहाँ पर आपको जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिवन नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको कोई भी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको क्या कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होंगी? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं, आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव नहीं होंगी। ये बॉन्ड्स क्यों परचेज करेंगे कोई भी पर्सन जब आपको एनुअली कोई अमाउंट रिसीव नहीं होनी? पता क्या होता है इन बॉन्ड्स के ऊपर? ये हाई रिस्क बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। आप आज मिनिमम सी अमाउंट जमा करवाएं और आने वाले सालों के बाद आपको एक ह्यूज अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। मींस आप आज एक छोटी सी अमाउंट जमा करवाएंगे और 10 सालों के लिए फॉर एग्जांपल, उन 10 सालों में आपको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगी, लेकिन जब ही ये बॉन्ड मिच्योर होगा आपको जो इस बॉन्ड के ऊपर वैल्यू लिखी है वो पे की जाएगी, ठीक है। मीन्स आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव नहीं होंगी। उस केस में जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें जब ये वाला फैक्टर ही नहीं है, यही जीरो है, तो क्या ये हमें लगाने की जरूरत है? नहीं। जब आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे तब आपके फॉर्मूला में से जस्ट एक पोर्शन बचेगा, वो होगा मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, जहां पर हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन को यूज करेंगे, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको गिवन होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। इसमें चूंकि आपको पता है कि मैच्योरिटी फाइनाइट है लेकिन कोई एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, कोई कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करके जीरो कूपन बॉन्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। गर्ल्स, एक लास्ट टॉपिक रह गया है आपके इस चैप्टर का, वो है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था कि बहुत ज़्यादा जगहों पर आपने जो भी चीज़ परचेज करनी होती है उसके कैश फ्लोज आपको सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर वीकली बेसिस पर मिल रहे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर जो भी आपको पेमेंट रिसीव होनी होती है, जो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट थी जिसको हमने आई कहा था, वो एनुअल की बजाय सेमी एनुअल हो जाती है। उस केस में गर्ल्स आपने वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी मोर फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाती हैं, आपने हमेशा जो आई या फिर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई स्मॉल आई मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कैपिटल आई अमाउंट होती है, ये रेट होता है, ये अमाउंट होती है, ठीक है। तो जो आपका आई है या फिर आर, यहाँ पर मैं आर का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं आई का वर्ड यूज़ करती थी, दोनों सिमिलर होते हैं। आपने हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। सेमी एनुअल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, एन है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। चूंकि यहाँ पर आपने एनुअल कैश जो है फ्लोज रिसीव करने होते हैं, एनुअल कैश पेमेंट्स भी रिसीव करनी होती हैं जिसको हम आई कहते हैं, तो उसको भी आप आई से 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि सेमी एनुअल है। समझ आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको भी 2 से डिवाइड किया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स को भी 2 से डिवाइड किया जाएगा, और जो आपकी एनुअल पेमेंट्स होती हैं उनको भी 2 पर डिवाइड किया जाएगा। देन फार्मूलाज वही हैं, बस आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है अंदर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है।
गर्ल्स उस केस में आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट थी उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी और डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू है गर्ल्स वो तो आपको सेमी एनुअली ना मिली, वो तो आपको एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड एक ही दफ़ा रिसीव होनी है, ठीक है? तो उसको आप सेमी एनुअल नहीं करोगे, उसको आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे। उसके बाद आपका वही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वही लगेगा, आर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, एन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बात आ जाती है जो कि आपको मैंने पहले बताई थी, आई डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाइड बाय 2। बाकी सारा चैप्टर आपका सेम है।